गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूं आपका फिर से हमारे जीनियस वर्ल्ड के एप्लीकेशन पे। और जो पिछले बार हम लोगों ने क्लास साइंस का जो क्लास लिया था चैप्टर 1 का, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, तो उसमें जो है जो टॉपिक बच गए थे उस टॉपिक को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप जल्द से जल्द हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए और इस क्लास को आप जो है जल्द से जल्द जुड़ करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो है पिछले क्लासेस में कुछ रिएक्शंस के बारे में भी बताया था और कैसे उसको बैलेंस किया जाए ये भी बताया था। साथ ही साथ मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में भी आपको बताया था। उसमें से 2 रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिए थे और जो बाकी टॉपिक बच गया है उसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा जल्द से जल्द जितने भी बच्चे हैं हमारे साथ जुड़ जाएँ और जुड़ने के बाद इस क्लास को वो देख पाएँ और कंप्लीट कर सकें। तो आइए मैं आपको रिव्यू थोड़ा सा करवा देता हूँ। तो रिव्यू में क्या था कि हमारा जो टाइप ऑफ रिएक्शन था वो बेसिकली 4 तरह का था। तो पहला जो रिएक्शन था वो था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा था वो था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो तीसरा है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इन दोनों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे और बाकी का जो बचा हुआ टॉपिक है उसको भी हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ सिंगल एलिमेंट कैन be decomposed into 2 different elements is called as decomposition reaction. For example, if there is an element or a compound that is AB, it will decompose up either A or B. मीन्स फॉर एग्जाम्पल CaCO3 अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो अगर आप इसको जो है डिकम्पोज करेंगे, हीट करेंगे, तो ये CaO और प्लस CO2 में डिकम्पोज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल आपका कंपाउंड था और ये डिकम्पोज होने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो चुका है। मीन्स कि ये एक AB कंपाउंड था पहले और अब वो एक A और B यानी कि 2 अलग अलग कंपाउंड में टूट चुका है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल NaCl। अगर NaCl को आप हीट करेंगे तो NaCl को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस आपको मिलेगा। तो ये भी एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। उसी तरह से H2CO3 इसको भी अगर आप डिकम्पोज करेंगे तो CO2 और H2O आपको मिलेगा। वैसे बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और दूसरा है वो थर्मल डिकम्पोजिशन, और तीसरा है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस क्लासेस में। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप प्रीवियस क्लासेस के जो वीडियोस हैं उसे आप जा करके देख सकते हैं और वहाँ से आपको जो है इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास जो होता है वो किस तरह से काम करता है वो हम लोग देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा कि नाम से आपको क्लियर है, डिस्प्लेस यानी कि एक दूसरे को हटाना, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि कोई एक जो एलिमेंट है A प्लस BC, ये जो है चेंज हो जाएगा, तो ये BC में से B को सेपरेट कर देगा और A खुद जाके बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे AC बन जाएगा और B को ये सेपरेट कर जाएगा। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो एक जो है ये एक लड़का है और ये भी एक लड़का है और ये एक लड़की है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। तो एक जो लड़का है वो ज़्यादा जब चालाक हो जाता है तो वो क्या करता है, इसके बीच में दरार ला देता है और इसकी गर्लफ्रेंड के साथ खुद से एक रिलेशन बना लेता है और ये खुद फिर C इसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक जो एलिमेंट है वो ज़्यादा जो पावरफुल एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को वहाँ से हटा करके और खुद वहाँ पे बॉन्ड बना लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एग्जाम्पल Fe आयरन प्लस CuSO4 चेंजेस टू FeSO4 प्लस Cu। अगर हम आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करना चाहें तो आप जानते हैं कि कॉपर सल्फेट 2 भाग में यहाँ से टूट जाएगा और कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस करके आयरन उसके जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। चूँकि आप जानते हैं कि कॉपर सल्फेट एक ब्लू कलर का मटेरियल है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कॉपर सल्फेट ब्लू था लेकिन रिएक्शन होने के बाद वो क्या हो चुका है, ग्रीन कलर का हो चुका है। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो
इस रिएक्शन को भी अगर आप देखें Mg प्लस 2HCl चेंजेस टू MgCl2 प्लस H2। यहाँ पे Mg जो है उसने क्या किया है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है और खुद Mg के साथ Cl के साथ उसने बॉन्ड बना लिया है। तो यहाँ पे MgCl2 जो है, Mg मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और खुद से क्लोरीन के साथ जो है बॉन्ड बना लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। फिर आप बोलेंगे कि सर हम कैसे जानेंगे कि कोई डिस्प्लेसमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो ये जानने के लिए आपके पास एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, हर बुक में अवेलेबल है। आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को देख करके बता सकते हैं। ऊपर जब हम जाएंगे इसमें से, तो ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज बढ़ते जाएगा, यानी कि ये मेटल इसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे हमने दिखाया आयरन और कॉपर को। तो देखिए आयरन और कॉपर कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं आयरन और कॉपर, यहाँ पे आपका है कॉपर और यहाँ पे आपका आयरन। तो इसमें से जो मोस्ट पावरफुल जो एलिमेंट है वो क्या है, आयरन है। तो आयरन क्या करेगा, इस कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर सकता है। क्योंकि आयरन पावरफुल है ना, तो ये पावरफुल है, तो इस कॉपर को यहाँ से हटा सकता है। आप देख सकते हैं कि आयरन आपके एबव में है और ये ज़्यादा पावरफुल है, आयरन ज़्यादा पावरफुल है इंस्टीड ऑफ कॉपर। तो कॉपर को वो डिस्प्लेस करके आयरन खुद वहाँ पे जा करके बॉन्ड बना सकता है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को आप देख सकते हैं, और ये सबसे लोएस्ट पावरफुल है, उससे थोड़ा सा पावरफुल है, उससे अधिक, उससे अधिक, उससे अधिक, उससे अधिक, उससे अधिक, और धीरे धीरे इसका रिएक्टिविटी जो है ये ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। यानी कि अगर कॉपर और आयरन की बात की जाए, आयरन और कॉपर की बात की जाए, तो कॉपर तो डिस्प्लेस कर सकता है आयरन को, सॉरी आयरन डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को, लेकिन कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का यही आपको फ़ायदा है कि अगर रिएक्टिविटी सीरीज को आपने जो है एक बार याद कर लिया, तो आप समझ पाएंगे कि आखिर आयरन डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को, आखिर आयरन जो है टीन को डिस्प्लेस कर सकता है, जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन आयरन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण से वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगर आपको समझना है अच्छी तरीके से, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स वो जो है आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये पता होगा तभी आप रिएक्शंस को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, और समझने के बाद आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और बाकी रिएक्शन को भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज को देख करके हम लोग जो है यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेटल दूसरे को डिस्प्लेस करेगा या नहीं। तो पोटेशियम सबसे हाईली रिएक्टिव है, ये सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, यानी कि इसके नीचे जितने भी मेटल हैं वो सभी को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, नीचे आने वाले मेटल को वो डिस्प्लेस कर सकता है और ऊपर आने वाले मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग उसका वैल्यू देख करके और रिएक्टिविटी सीरीज से हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चेक कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इट इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल displaces the less reactive metal and form the compound, it is called as displacement reaction। यहाँ पे जो है आयरन मोर रिएक्टिव मेटल है और कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल है, तो कॉपर को वो हटा करके और आयरन यहाँ पे खुद से आयरन सल्फेट बना देगा। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। आइए आगे की ओर हम लोग देखते हैं। हमारा फोर्थ जो टाइप है रिएक्शन में वो है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट सेम रिएक्शन, जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा हो लेकिन वो कितनी बार हो रहा हो, डबल टाइम्स, 2 बार हो रहा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हो रहा हो लेकिन 2 बार हो रहा हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको MgSO4 प्लस LiOH 2LiOH changes to MgOH whole 2 plus Li2SO4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो ये लिथियम मैग्नीशियम सल्फेट है ये भी 2 पार्ट में टूटेगा, और हमारे पास जो दूसरा एलिमेंट है लिथियम हाइड्रोक्साइड ये भी 2 पार्ट में टूट जाएगा। तो यहाँ से एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, यानी कि ये वाला प्लस पार्ट है और ये वाला माइनस पार्ट है। उसी तरह से लिथियम भी यहाँ पे एक प्लस पार्ट है और ये यहाँ पे माइनस का पार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका मैग्नीशियम सल्फेट है, यहाँ पे लिथियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये प्लस Mg लिथियम को हटा करके हाइड्रोक्साइड के साथ ये बॉन्ड बना लेगा, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वहीं पे जो ये लिथियम है प्लस में और ये सल्फेट माइनस में, ये दोनों एक बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा लिथियम सल्फेट, ये रहा लिथियम सल्फेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम ने लिथियम को हटा दिया और लिथियम ने जो है वो सल्फेट के साथ जो बॉन्ड बना लिया। तो
तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन दो बार, एक बार तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ लिथियम को हटाया जा रहा है, और दूसरी बार लिथियम जो है मैग्नीशियम को हटा करके सल्फेट के साथ बना रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे जो है दो बार आपको जो है डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है, तो इस तरह से के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, समझ गए आप लोग? इस तरह के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई डाउट? अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। चलिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पे मैंने बताया मैग्नीशियम और सल्फेट और लिथियम और हाइड्रोक्साइड। तो लिथियम ने एक बार मैग्नीशियम को डिस्प्लेस किया और मैग्नीशियम ने एक बार लिथियम को डिस्प्लेस किया। तो यहाँ पे दो कंपाउंड इस तरह से आ गए, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से है, HNO3 प्लस BaOH होल 2 changes to BaNO3 होल 2 प्लस 2 ऑफ H2O। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपका जो है ब्रेकडाउन होगा, और दो ब्रेकडाउन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं HNO3, यानी कि दो ब्रेकडाउन होगा, एक होगा आपका हाइड्रोजन और दूसरा होगा NO3, हाइड्रोजन प्लस में और NO3 माइनस में। उसी तरह से यहाँ पे Ba जो है ये भी आपका ब्रेकडाउन होगा प्लस में, और OH2O जो है ये माइनस में। तो यहाँ भी ब्रेकडाउन होगा। तो ये जो मॉलिक्यूल प्लस का है ये माइनस के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, और इसका जो माइनस का है वो प्लस के साथ एक बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोक्साइड, तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। और यहाँ पे बेरियम और यहाँ पे नाइट्रेट, तो ये बेरियम नाइट्रेट। तो इस तरह से रिएक्शन जो है वो दो बार डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उम्मीद है आपको ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी समझ में आ गया होगा। एग्जाम में आपको जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये इक्वेशन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, आप बताइए। तो आप जो है ढूंढ करके देख करके बताएंगे कि सर इसमें भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और दो कंपाउंड बन रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इसका मैं फिगर में लिखना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह से होगा, AB प्लस CD चेंजेस टू AD के साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी कि AD, और BC के साथ प्लस BC। तो इस तरह से भी आप जो है देख सकते हैं, अगर चार एलिमेंट है और चार एलिमेंट टूट करके अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं जो मैंने स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन बोला था, वो है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे भी हम लोग को रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन and reduction taking place at same time. Oxidation as well as reduction is taking place at the same time. Oxidation and reduction both are taking place at the same time in the same given equation. तो these type of reactions are also called as redox reaction. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि what is oxidation, आखिर ऑक्सीडेशन है क्या, और उसके बाद जानेंगे कि रिडक्शन, आखिर रिडक्शन क्या है। तो जब ये हम जानेंगे तभी तो समझ पाएंगे कि आखिर ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। जैसे कि आप इस इक्वेशन को ले, CuO प्लस H2 चेंजेस टू Cu प्लस H2O। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, प्लस हो रहा हो ऑक्सीजन का, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब ये दोनों में से कोई एक कंडीशन आपको मिल जाए तो क्या बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या होना चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए? या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इस दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर वेरीफाई हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। वहीं रिडक्शन प्रोसेस क्या है? यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर इस दोनों में से कोई एक कंडीशन वेरीफाई हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। रिडक्शन बोलेंगे। क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन प्रोसेस। सिमिलरली ऑक्सीडेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज
ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जब आपको ऑक्सीडेशन पता चल गया, जब आपको रिडक्शन पता चल गया, तो क्या अगर किसी इक्वेशन में ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, एक किसी इक्वेशन में आपको दोनों के दोनों जो है कैरेक्टर दिख जाए, तो क्या आप बोल सकते हैं कि वो रिडॉक्स रिएक्शन है? यस, वो रिडॉक्स रिएक्शन है। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल जो मैंने लिया था उसके बारे में वहाँ पे आप पहुँच जाइए, और वहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से वहाँ पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, CuO प्लस H2 चेंजेस टू Cu प्लस H2O। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर के साथ ऑक्सीजन एडेड है, लेकिन वहीं पे रिएक्शन होने के बाद आप देख सकते हैं कि कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है। तो ये क्या हो गया? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिडक्शन बोल सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन। सिमिलरली अगर इसे देखा जाए, हाइड्रोजन इधर और हाइड्रोजन इधर, तो इसके साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, प्लस ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। आप देख सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन एक ही है, और इसी रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसी में आपका रिडक्शन भी हो रहा है। तो क्या इस होल रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं? आप बोलेंगे यस सर, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि रेडॉक्स रिएक्शन आर दोज टाइप ऑफ रिएक्शंस व्हिच आर combinedly called which there is oxidation and reduction both are taking place। जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों के दोनों एक साथ हो रहे हैं, उस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन इधर हाइड्रोजन में H2O यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और रिडक्शन कॉपर ऑक्साइड में ये कॉपर बन रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो सर आप यहाँ पे समझ गए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों एक साथ हो रहा हो एक ही रिएक्शन में, तो उस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे? उस तरह के रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है? तो रेडॉक्स रिएक्शन आप बड़े इजीली तरीके से समझ सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। सेम इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था आपको समझाने के लिए। कॉपर ऑक्साइड को यहाँ पे देख सकते हैं रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और इस साइड में आपका ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है यहाँ पे। तो ये दोनों ही रिएक्शन एक ही है और एक ही साथ हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें एक चीज़ और आती है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? तो जहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा वहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये देखिए रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है रिडक्शन, तो ये जो पहला वाला जो आपका कॉपर ऑक्साइड था, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग, सॉरी, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। रिडक्शन में होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन में आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पूछा जाए तो कौन सा है? तो सबसे पहले आप रिडक्शन प्रोसेस देखेंगे कहाँ हो रहा है, और जो स्टार्टिंग प्रोसेस है वहाँ से आप देखेंगे तो ये कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिमिलरली आप इधर देखेंगे ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन जो है वो आपका क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन जो है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपसे चार चीज़ें इसमें पूछी जा सकती है। ऑक्सीडेशन का जो है इक्वेशन वो बताइए, तो ऑक्सीडेशन का आप देख सकते हैं इस तरह से बता देंगे कि सर जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन भी आपको पूछा जा सकता है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो ये रिडक्शन हो रहा है। जहाँ पे रिडक्शन होगा उसका पहला वाला पार्ट ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। रिडक्शन में ऑक्सीडाइजिंग होगा और ऑक्सीडेशन में रिड्यूसिंग होगा। तो आप देख सकते हैं इधर रिडक्शन था तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इधर ऑक्सीडेशन है, यानी कि ये जो है ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस तरह से आप रेडॉक्स रिएक्शन में चार चीज़ आपको पूछता है, चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आखिर रेडॉक्स रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या चीज़ आपको पूछा जा सकता है। रेडॉक्स रिएक्शन में आपको चार चीज़ें पूछी जा सकती है। पहला वन आपको पूछा जा सकता है रेडॉक्स रिएक्शन में, वो है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा है वो बताइए, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है वो बताइए। दूसरा आपको पूछा जा सकता है कि रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है वो आप बताइए, रिडक्शन।
तीसरा आपको पूछा जा सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और चौथा आपका पूछा जा सकता है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये चार आपको क्लियर है तो आप रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बता सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से, और इसमें से कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। तो इस तरह से आप जो है रेडॉक्स रिएक्शन के डिटेल्स के बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। और रेडॉक्स रिएक्शन में जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एक्सपेक्टेड, मैंने आपको बता दिया। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, यही चार चीज़ें इसमें से पूछी जाती है। और इसको आप अगर समझ जाते हैं अच्छे तरीके से तो उम्मीद है कि आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बढ़े, क्या बढ़े? जी हाँ बढ़िए। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये हमारा जो है लास्ट टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन? तो कोरोजन, व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन सर? व्हाट इज कोरोजन? तो कोरोजन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट लाइक मॉइस्चर और एसिड इज कॉल्ड एज कोरोजन। तो व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड, जब भी कोई मेटल किसी भी सब्सटेंस के साथ, व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड, कोई भी मेटल जब अटैक होता है, और वो किससे अटैक होता है? या तो मॉइस्चर से, या तो एसिड से, या अपना इन्वायरमेंट के आसपास जो भी है उससे। तो अगर कोई मेटल है और वो अटैक हो रहा है किसी भी चीज़ से और धीरे धीरे उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो उसको, इसका मतलब क्या है? ये प्रोसेस क्या है? इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कोरोजन। फॉर एग्जाम्पल आपने आयरन लिया, आयरन लोहे को आप छोड़ दीजिए हवा में कुछ दिनों तक, एक आध महीने के लिए, आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा? ब्राउन कलर का हो जाएगा, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। आयरन को अगर आप कुछ दिनों के लिए बाहर में छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कि वो कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगा? रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोरोजन उसको हो गया है। कोरोजन मीन्स जंग लगना, ठीक है, या कोई भी मेटल का डिकम्पोज होना, उसको क्या बोलते हैं? कोरोजन। तो कोरोजन बहुत तरह के होते हैं, आयरन में भी होता है, सिल्वर में भी होता है, और ये जो कोरोजन है कहीं भी यूजफुल नहीं है, कोरोजन से हार्मफुलनेस ही होते हैं। अगर आयरन का, जैसे कि बहुत सारे चीज़ बने हुए हैं आपके, जैसे कि ब्रिज है, ब्रिज, बहुत सारे पुल बने हुए हैं, बहुत सारा आपका कार का बॉडी बना हुआ है, वो भी आयरन का ही बना हुआ होता है, या और भी वो चीज़ों का बना होता है। तो ब्रिज जो है जब कोरोजन हो जाएगा तो उसके जो मटेरियल है वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जाएंगे, और ये ब्रिज क्या हो जाएगा? लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा और वो ब्रिज गिर जाएगा। कार का बॉडी आप देखते हैं, जब न्यू कार लेते हैं हम लोग, बिल्कुल चमचमाती हुई कार, तो वो जो बॉडी होती है उसकी काफ़ी जो है शाइनिंग करती है, बिल्कुल शाइनिंग करती है, और धीरे धीरे उसकी बॉडी जो है शाइन उसमें ख़त्म हो जाती है, और धीरे धीरे कोरोजन लगना शुरू हो जाता है, पेंट सब उखड़ने लगते हैं, और उस बॉडी में जो है कहीं कहीं डैमेज आने लगता है। तो इस तरह से वो बॉडी जो है डैमेज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? कोरोजन। कोरोजन खास करके जब आयरन का हो तो उसे हम बोलते हैं रस्टिंग। आयरन का जब कोरोजन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग, ठीक है। तो जब भी आयरन का कोरोजन है तो उसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। रस्टिंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3.10 of H2O। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और 10 H2O, यानी कि उसमें 10 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं। यहाँ पे ये फेरिक ऑक्साइड है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, फेरिक ऑक्साइड है। फेरिक मीन्स जो आयरन के ऊपर है उसके ऊपर 3+ चार्ज है, उसको हम लोग फेरिक बोलेंगे, ठीक है, फेरिक। तो यहाँ पे जो है 3+ चार्ज है, चूँकि आप फार्मूला देख सकते हैं Fe2O3 है, Fe2O3 है, तो इस तरह के फार्मूला को आप देख सकते हैं। ये जो 3 है इसका चार्ज है, यानी कि Fe3+ था, और 2 जो है इसका चार्ज है ऑक्सीजन का, वो 2+ था, ठीक है। तो यही आपका इंटरचेंज होकर के बन जाता है Fe2O3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये चेंजेस आते हैं। तो इस चेंजेस को आपको क्या करना चाहिए? पता होना चाहिए कि आखिर ये फेरिक है या फेरस है। अगर 2+ चार्ज होता है आयरन के ऊपर तो वो फेरस होता है, यहाँ पे जो है 3+ चार्ज है, इसलिए इसको फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इन द रस्टिंग व्हाट इज द मॉलिक्यूल ओवर देयर? फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड और अदर थिंग और नन ऑफ दिस, इस टाइप से कुछ दिया हुआ था। तो फेरिक ऑक्साइड इसका सही ऑप्शन है। लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर का, जो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है कि सर रेंसिडिटी जो होता है वो क्या होता है पहले बताइए। तो रेंसिडिटी जो होता है, रेंसिडिटी, RANCIDITY, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है कि व्हेन फैट्स एंड द ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड एंड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल्स आर गेट चेंज। जब भी कोई फैट या ऑयल
ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज मैंने आपको बताया अभी, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो उससे हमें क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज जब भी होता है वो एसिडिटी हो जाता है, और एसिडिटी होने के कारण से उसका स्मेल जो है वो चेंज हो जाता है। जब स्मेल चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ खराब हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग दो मेथड यूज़ कर सकते हैं। पहला है एयर टाइट कंटेनर में उसको पैक कर सकते हैं, और दूसरा है नाइट्रोजन गैस का यूज़ करके उसको पैक कर सकते हैं। अगर ये दोनों मेथड अगर आप यूज़ करें, या तो एयर टाइट चैम्बर में उसको पैक कर दें, या फिर नाइट्रोजन गैस पैकिंग के साथ पैक करें। आप देखते हो अभी कुरकुरे या चिप्स आपके पास मिलते हैं, कुरकुरे या चिप्स, तो आप उसका बैग देखेंगे काफ़ी फुला हुआ रहता है, नहीं? तो ये फुला हुआ रहता है, इसके अंदर एक गैस होती है जिसका नाम है नाइट्रोजन गैस। इस नाइट्रोजन गैस से उसमें क्या होता है, जो फैट है या जो ऑयल है उसके अंदर, वो क्या होता है, रेंसिड होने से बचता है, और वो खाने में क्रिस्पी एंड क्रंची होता है। तो रेंसिडिटी यही होता है। आपको बस ये डेफिनेशन कभी कभी पूछा जा सकता है, और इससे कैसे बचाया जा सकता है ये पूछा जा सकता है। तो एयर टाइट कंटेनर में पैकिंग करके, या फिर नाइट्रोजन गैस का पैकिंग करके। तो यहीं पे जो है हमारा ये चैप्टर जो होता है समाप्त होता है। और ये जीनियस वर्ल्ड के तरफ से आप देख रहे हैं, जीनियस वर्ल्ड एप्लीकेशन में, और जीनियस वर्ल्ड की तरफ से आपको यहाँ पे थैंक यू भी लिखा जा रहा है, और माई सेल्फ आप जानते हैं, यहाँ पे मेरा नाम, और ये हमारी टीम ने इसको मिल करके जो बनाया है, इसको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये जो है हम लोगों ने मिल करके आपके लिए लेकर आया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें कि इस चैप्टर में आपको क्या परेशानी हो रही है, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। अगर कोई भी डाउट होंगे तो हम लोग डाउट क्लासेस अलग से लेंगे, और उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, और कमेंट करके आपको बताना होगा कि आपको कहाँ पे डाउट हो रहा है, किस टॉपिक में आपको अभी भी प्रॉब्लम है, और किस टॉपिक को आपको समझ में आ गया है। तो अभी तक के लिए यहीं पर हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, और आपको मैं मिलूँगा अगले चैप्टर में, अगले क्लासेस में, और फिर हम लोग मिल करके एक नए जो है क्लासेस की शुरुआत करेंगे, या डाउट क्लासेस की शुरुआत करेंगे। जहाँ पे हमें डाउट होगा उसके लिए हम लोग क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ इस क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे दीजिए समय, ताकि हम लोग अगले क्लासेस के लिए तैयार हो सकें। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।